क्यों नहीं जताया, ये समझने की ज़रूरत है। और बीबीसी के क्या क्या कारनामे हैं जिसको लेकर के ब्रिटेन भी परेशान है, ये भी समझने की ज़रूरत है। कोई भी डॉक्यूमेंट्स ऐसे नहीं पेश किए गए थे जो ये साबित कर सके कि हाँ, इस दंगे के पीछे जो वो मंशा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और जिसका नाम उसमें घसीट रहे हैं, वो सच में इन्वॉल्व था। इस डॉक्यूमेंट्री को देख करके पूरे लंदन में हंगामा मच गया, बीबीसी पर गुस्से का बौछार हो गया, लोग उनके दफ्तरों के सामने प्रोटेस्ट करने लगे। बीबीसी के इस डॉक्यूमेंट्री से लंदन के लोगों में भय व्याप्त हो गया कि आखिर बीबीसी क्या कर रहा है। नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। जब भारत में बीबीसी के हेडक्वार्टर पे और उसके अलग अलग दफ्तरों पे भारतीय एजेंसियों की छापेमारी हुई तो लोग शोर मचाने लगे। खासकर कांग्रेस और लेफ्ट की तरफ से ऐसी आवाज़ उठने लगी मानो हाहाकार मच गया हो। छाती पीट पीट कर कांग्रेस रो रही थी और ये फ्रीडम ऑफ स्पीच पे लगाम लगाने को लेकर के मोदी सरकार को गालियां दे रही थी। तरह तरह के बयान आ रहे थे, डिबेट हुए और ना जाने इस देश की सरकार पे कैसे कैसे आरोप लगाए गए कि एक मोदी के डॉक्यूमेंट्री दिखाने को लेकर के पता नहीं क्या बवाल हो गया है और ये भारत सरकार इतनी इनटॉलरेंट है कि अगर कोई उन पे एक डॉक्यूमेंट्री भी दिखा दे तो डॉक्यूमेंट्री पे तो बैन लगाते ही हैं, उस संस्था का जीना हराम कर देती हैं और एजेंसी उसको उसके पीछे लगा देते हैं, उसको बर्बाद करने पे तुल जाते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? देखिए, मोदी के डॉक्यूमेंट्री को जब बीबीसी ने रिलीज़ किया, वो भी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, जब तुरंत ख़त्म हुआ था राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा, उसके तुरंत बाद ये डॉक्यूमेंट्री आई और 2024 के इलेक्शन के पहले आई, तो उसके पीछे एक ज़बरदस्त मंशा, उस डॉक्यूमेंट्री को आप जब देखेंगे तब खुद ब खुद समझ जाएंगे। इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर के ब्रिटेन के पार्लियामेंट में भी सवाल पूछे गए कि उस डॉक्यूमेंट्री पे बैन लगाया गया है, तब वहाँ के प्रधानमंत्री ऋषभ सुनक ने भी जो जवाब दिया वो अचंभित करने वाला था। उन्होंने कहा कि डॉक्यूमेंट्री में कोई भी ऐसे तथ्यात्मक पहलू नहीं परोसे गए थे जिसको देख करके ये डॉक्यूमेंट्री उतनी ऑथेंटिक लगे और ये भारत सरकार का अपना निजी जो डिसीजन है वो है। Foreign Office knew the extent of Narendra Modi's involvement in the Gujarat massacre that paved the way for the persecution of Muslims and other minorities we see in India today, with senior diplomats reporting that the massacre could not have taken place without a climate of impunity created by Modi and that he was, in the FCO's own words, directly responsible for this violence. Given that hundreds were brutally killed and that families across India and the world, including here in the UK, are still without justice, does the Prime Minister agree with his diplomats in the Foreign Office that Modi was directly responsible? And just what more does the Foreign Office know of his involvement in this grave act of ethnic cleansing? Well, Mr. Speaker, the UK government's position on this has been clear and long-standing and hasn't changed. Of course, we don't tolerate persecution where it appears anywhere, but I'm not sure I agree at all with the characterisation that the honourable gentleman has put forward. That completes Prime Minister. डॉक्यूमेंट्री में भी देखेंगे तो जितने भी गुजरात दंगे को लेकर के बातें कही गई हैं, वही गुजरात दंगा 2002 से लेकर के अभी तक डॉक्यूमेंट्री बीबीसी हो या इस तरह की जितनी भी न्यूज़ चैनल्स हों जो बाहरी फोर्सेस के साथ भारत को बर्बाद करना चाहती हो और अंदर में उनके साथ मिलके भारत में तबाही मचाने वाले, हिंदुत्व को बर्बाद करने वाले कांग्रेस हो, ये सभी उसी 2002 के उस दंगे का हवाला देते हैं और डॉक्यूमेंट्री दिखाते हैं। लेकिन डॉक्यूमेंट्री में कोई भी तथ्यात्मक पहलू वहाँ पे पेश नहीं किए गए थे। जिस दंगे को लेकर के कांग्रेस की ही रजीम में उसकी ही बनाई गई, न जाने कितनी ही एसआईटी ने क्लीन चिट दे दी हो, उसी दंगे का हवाला देते हुए ये डॉक्यूमेंट्री लोगों के कहने पर, तथाकथित लोगों के कहने पर ये डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है, जिसमें कोई भी सबूत, कोई भी डॉक्यूमेंट्स ऐसे नहीं पेश किए गए थे जो ये साबित कर सके कि हाँ,
इस दंगे के पीछे जो वो मंशा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और जिसका नाम उसमें घसीट रहे हैं वो सच में इन्वॉल्व था। खैर, ये तो उस डॉक्यूमेंट्री की बात रही, लेकिन इस डॉक्यूमेंट्री को बैन करने को लेकर के और बीबीसी के दफ्तर पर जब छापेमारी शुरू हुई तो फिर एक बार ब्रिटेन की पार्लियामेंट में आवाज़ गूंजा और सवाल पूछे गए। इस सवाल का जवाब जो है वहाँ के स्पोक्सपर्सन से मांगे गए और जो उनका जवाब था उन्होंने बहुत ही सिंपल तरीके से जवाब दिया कि वी आर अवेयर ऑफ द सर्च ऑफ बीबीसी ऑफिसर्स इन दिल्ली बाय इंडियन tax authorities. I would say more broadly that we support the importance of free press around the world. US State Department spokesperson Ned Price का ये कहना था IT सर्वे जो बीबीसी के ऑफिस में किए गए थे उसको लेकर के। India. Do you have any comment on tax investigators reading the BBC office? This comes, of course, after a documentary by the BBC that was banned by the Indian government. Sean, we're aware of the search of the BBC offices in Delhi by Indian tax authorities. I would need to refer you to Indian authorities for the details of this search. Beyond this discrete action, what I'll say more broadly is the general point that I've consistently made in this context, but in the universal context as well. We support the importance of free press around the world. We continue to highlight the importance of freedom of expression and freedom of religion or belief as human rights that contribute to strengthening democracies around the world. It has strengthened this democracy here in this country. It has strengthened India's democracy. These universal rights are the bedrock of democracies around the world. Just to tie those two strands together, talking about the importance of a free press, do you think that this action went against that spirit or the banning of the document? I couldn't say. I couldn't say. We're aware that we are aware of the fact of these searches, but I'm just not in a position to offer a judgment. Yes, go ahead. लेकिन बीबीसी के इस दफ्तर में जब रेड पड़ रहा था जिसका खर्चा वहाँ का राजघराना उठाता है, एक तरह से सरकारी खर्चे पे ये बीबीसी का पूरा चैनल जो है जो कॉकस से वो चलता है उसको लेकर के भारत के सामने आखिर ब्रिटेन ने ऐतराज़ दर्ज क्यों नहीं किया, ये समझने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा तो कि मैं नज़रें बनाए हुआ हूँ, हमने उस पर नज़र रखी हुई है जो बीबीसी के ऑफिस में इंडियन एजेंसीज़ के द्वारा रेड पड़ रहे हैं और हम इस पर पूरी नज़र रखते हैं। हम विश्वास करते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का सम्मान होना चाहिए, लेकिन उन्होंने ऑफिशियल ऐतराज़ भारत सरकार के सामने नहीं जताया। क्यों नहीं जताया ये समझने की ज़रूरत है और बीबीसी के क्या क्या कारनामे हैं जिसको लेकर के ब्रिटेन भी परेशान है, ये भी समझने की ज़रूरत है। बीबीसी अब जिस बीबीसी का इस्तेमाल ब्रिटेन कर रहा था, आज बीबीसी वही बीबीसी उसके लिए कितना बड़ा घातक इंस्ट्रूमेंट बन चुका है, ये भी समझने की ज़रूरत है। अल जज़ीरा के साथ मिल कर के वो क्या क्या स्वांग रच रहा है, ये भी समझने की ज़रूरत है। कहाँ कहाँ से जिहाद को प्रोटेक्ट करने के लिए उसको पैसे आते हैं, ये भी समझने की ज़रूरत है। बीबीसी ने इसके बाद फिर एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई। इस डॉक्यूमेंट्री में किसको दिखाया गया? जिहादी दुल्हन जिसका नाम है शमीमा बेगम, उसको दिखाया। 3 घंटे की ये डॉक्यूमेंट्री है और इस डॉक्यूमेंट्री में जिहादी दुल्हन जो कि आईएसआईएस के साथ मिल कर के जिहाद का ऐलान करती है, उसको बिचारी दिखाने की कोशिश की गई। इस 3 घंटे की पूरे डॉक्यूमेंट्री में उसको ट्रैप्ड साबित करने की कोशिश की गई और उसके बाद इंग्लैंड भी अपने आप में बर्दाश्त नहीं कर पाया। इंग्लैंड की एजेंसियों में भी हड़कंप मच गया और वो भी इस रेड का मज़ा लेने लगे। दरअसल इस डॉक्यूमेंट्री में बीबीसी ने शमीमा बेगम को एक पीड़ित दिखाया है जो कि एक मजबूर है, लड़की है और वो जिहादियों के चक्कर में फंस गई है। एक ऐसी लड़की दिखाया जिसे सहानुभूति की ज़रूरत है और जो मजबूरी में आतंकी बन
पूरे लंदन में बनी है और पूरे विश्व में आतंक को बढ़ावा देने के लिए वो आतंकियों के शारीरिक भूख को मिटाती है, ऐसा दिखाने की कोशिश की गई और उसकी नागरिकता जो रद्द हो चुकी है उसको वापस से रेस्टोर करने की गुजारिश की गई। इस डॉक्यूमेंट्री को देख करके पूरे लंदन में हंगामा मच गया, बीबीसी पर गुस्से का बौछार हो गया, लोग उनके दफ्तरों के सामने प्रोटेस्ट करने लगे। बीबीसी के इस डॉक्यूमेंट्री से लंदन के लोगों में भय व्याप्त हो गया कि आखिर बीबीसी क्या कर रहा है। लंदन की जो खुफिया एजेंसीज हैं वो सक्रिय हो गई कि आखिर बीबीसी के इस डॉक्यूमेंट्री के पीछे मंशा क्या है, वो दिखाना क्या चाहता है। पता चला कि कई जिहादी संस्थाओं से बीबीसी ने भारत, कतर, पाकिस्तान सहित अपने 40 से ज़्यादा कार्यालयों में पैसे का लेन देन किया है। अब आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि आखिर रेड कहाँ से किसके इशारे पर फ्रीडम ऑफ स्पीच को सच में प्रोटेक्ट करने के लिए किया गया है। ब्रिटेन सरकार के गुप्त सूचना पर भारत सरकार ने मुंबई और दिल्ली सहित बीबीसी के कई ऑफिसेज पर रेड मारे और इन सब से ज़्यादा पीड़ा किसे हुई, किसके तरफ से ज़्यादा बयानबाजी हुई, वो आपने सुना ही होगा। हमारे देश की ग्रैंड ओल्ड पार्टी जिसका नाम है कांग्रेस इससे बिलबिला गई। वैसे शमीमा बेगम उर्फ जिहादी दुल्हन की कहानी को अगर आप समझना चाहते हैं तो ज़रूर समझिए और उसको समझते हुए बीबीसी की मंशा को भी समझिए और उसके तार कहाँ से जुड़े हुए हैं इसको ज़रूर आंकिए, क्योंकि तभी आप अपने और अपने बच्चों को, अपने समाज को और अपने देश को प्रोटेक्ट कर सकते हैं ऐसे जिहादी मानसिकता वाले लोगों से। शमीमा बेगम की बात करें तो शमीमा बेगम लंदन में रहती थी, उसके माता पिता के साथ ही रहती थी, भरा पूरा परिवार था। उसके पिता बांग्लादेशी मूल के थे, लंदन के एक रेस्टोरेंट में काम करते थे। वह एक स्टोर था जो बहुत समय वह भी एक स्टोर में काम करती थी और ज़्यादातर समय वो ऑनलाइन रहती थी। इस ऑनलाइन के चक्कर में एक दिन वो अचानक से गायब हो गई और इसके साथ ही कुछ दिन बाद ही 3 और मुस्लिम लड़कियां लंदन से गायब हो गईं। इनके गायब होने के बाद ब्रिटिश सरकार और एजेंसियों के कान खड़े हो गए, वो सख्ते में आ गए और हरकत में आते हुए इन पर अपनी नज़रें बिछानी शुरू कर दी। इनके पीछे इनका पता लगाने के लिए 4 एजेंसियों को इनके पीछे लगाया गया। तब इस्तांबुल एयरपोर्ट की एक वीडियो सामने आया जिसमें शमीमा और अपनी 3 सहेलियों के साथ एयरपोर्ट पर दिखाई दे रही थी। शमीमा बेगम जो हैं वो इस्तांबुल अब पहुंच चुकी थी। उसके बाद एयरपोर्ट पर कुछ संदिग्ध लोग आते हैं और तीनों लड़कियां अलग अलग जगहों पर उनके साथ चली जाती हैं। उसके 4 साल बाद शमीमा बेगम को रशियन सैनिक जो हैं वो पकड़ लेते हैं। उसके गोद में एक बच्चा भी होता है। तब शमीमा बेगम उर्फ जिहादी दुल्हन की पूरी सच्चाई और कहानी सामने आती है। शमीमा बेगम को पहले जब वहाँ से एयरपोर्ट से ले गए तो शिविर में रखा जाता है। फिर वो बताती है कि उसके 2 और बच्चे हुए थे जो भूख और कुपोषण से मर गए। कुछ दिनों बाद शरणार्थी शिविर में उसका तीसरा बच्चा भी मर गया था और यह एक बच्चा बचा हुआ था। वो दरअसल ब्रिटेन से इसलिए भागी थी कि तब ISI बहुत एक्टिव था। सीरिया, इराक और न जाने कई जगहों पर ISI अपना पूरा कहर बरपाए हुए था। उसकी जो जालसाजी थी, जो उसकी रणनीति थी, वो यूरोप और भारत को भी बर्बाद करने की थी। पाकिस्तान उसका साथ दे रहा था और शमीमा बेगम इन जिहादियों को मदद करने पहुंची थी। ब्रिटेन सरकार ने उसकी ब्रिटिश सिटीजनशिप जब वो पकड़ी गई थी तब रद्द कर दिया था। शमीमा बेगम खुशी खुशी सीरिया जाकर आतंकवादियों की कीप बनने के लिए वो गई थी कि मैं आतंकवादियों के साथ वो रहना चाहती थी कैप के तौर पे। वह उनके साथ अपनी मर्जी से रह रही थी
और उनके साथ शारीरिक संबंध बना रही थी और इस दौरान वो प्रेग्नेंट भी हुए जा रही थी। शमीमा बेगम जब पकड़ी गई थी तो उन्होंने बताया था कि उनकी मंशा यह थी कि वह जो जिहादी लड़ रहे हैं इस्लाम के लिए, इस्लाम के मूल जिसको कट्टरवादिता बोलते हैं और जिहाद के नाम पर आतंकवाद बोलते हैं, उसको स्थापित करने के लिए, तो वो सोची कि उनकी शारीरिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपनी सहेलियों के साथ सीरिया चले जाते हैं और वो सीरिया चली गई, इस्तांबुल यानी टर्की के रास्ते से। और हम इनके साथ हम बिस्तरी करने लगे, इनकी शारीरिक ज़रूरतों को पूरा कर रहे थे हम। बीबीसी अपने इस डॉक्यूमेंट्री से के ज़रिए शमीमा बेगम की कहानी, जो कि एक जिहादी दुल्हन कही जाती है, द जिहादी ब्राइड, जो आतंकवादियों के शारीरिक ज़रूरत को पूरा करने के लिए उनके साथ अलग अलग लोगों के साथ हम बिस्तर होती है, प्रेग्नेंट होती है और अपने ही बच्चों को मार देती है, या जो बच्चे जिंदा रहते हैं उसे जिहादी बनाना चाहती है, उसे आतंकवादी बनाना चाहती है। इसकी पूरी हरकत को देखते हुए लंदन ने शमीमा बेगम के जो सिटीजनशिप राइट थे उसको रद्द कर दिया था। बीबीसी अपने डॉक्यूमेंट्री के ज़रिए ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि शमीमा बेगम एक मजबूर हैं और उनकी मजबूरी का सरकार जो है रहम करे और उनकी नागरिकता को फिर से वहाँ पे स्टैब्लिश कर दे। जो रेड पड़े हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं। बीबीसी को पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, अरब देश, इन सब से पैसे आ रहे थे और इन पैसों से बीबीसी जिहादी जाल है उसको बढ़ावा दे रही है। बीबीसी अब एक आतंकवाद का गढ़ धीरे धीरे बनता जा रहा है, जिससे लंदन भी परेशान हो चुका है। लंदन ही नहीं बल्कि कई ऐसे विश्व के देश हैं जो बीबीसी से को बंद करना चाहते हैं। देखना ये होगा कि जैसे जैसे बीबीसी पे अन्य देशों पे भी रेड पड़ेंगे और खुद ब्रिटेन भी इस पे एक्शन लेगा, तो आखिर पूरा सत्य और तथ्य जब सामने आएगा तो बीबीसी का वो काला चेहरा कैसा होगा। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल बटन दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जय हिंद, जय भारत।